Hello everyone and welcome to this class. In today's class, what we are going to do, we are going to do a revision of current electricity. और आज के क्लास में we are simply starting it. एक क्लास में नहीं ले पाई because of some issues I was having. I was on leave, so I really wanted to, but extremely sorry I couldn't make it. एनीवे सो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो इसका वेटेज काफी अच्छा होता है जी मेंस में, इससे क्वेश्चंस तुम्हारे 3-4 ऐसे करके आए हैं हर बार। डन, 2 क्वेश्चंस तो फिक्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। डन, सो दैट हैज बीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो विदाउट गोइंग इनटू फर्दर डिस्कशन, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो आज के क्लास में हम कहाँ तक पढ़ेंगे? आज के क्लास में हम लोग सर्किट को नहीं पढ़ेंगे। सर्किट से पहले हमें जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है हम उस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा चीज जो हमें मैग्नेटिज्म में पढ़ना है, दैट इज योर गैल्वेनोमीटर एंड अमीटर, वोल्ट मीटर। बट जनरली ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इस टॉपिक को ग्रुप किया जाता है। इससे काफी क्वेश्चंस आए हैं 22 में भी और 23 में भी। सो दिस इज हाई वेटेज टॉपिक, that is why I've included it in today's class. So I hope you all will cooperate so that जो भी मैंने टाइम प्लान किया है उसमें चीजें मैं खत्म कर पाऊँ। ठीक है, तो I just request your cooperation. Now what is current? Current is simple, that is rate of flow of charge. So if delta q amount of charge is flowing in delta t time, this is current, right? देखो इसमें से एक important चीज है जो कभी कभी पूछता है, या फिर थ्योरी के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है कि अगर क्यू चार्ज है, वो अगर एक सर्कल में जा रहा है, या फिर कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कल में जा रहा है v वेलोसिटी से, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस चार्ज की वजह से जो करंट है उसका वैल्यू क्या होगा? तो करंट क्या लिखते हो? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो तुम ये देखो कि जब करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वापस चार्ज का फ्लो जब यहाँ से स्टार्ट हो, यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, वापस वो उसी पोजीशन पे कितने टाइम के बाद पहुंच रहा है? टाइम पीरियड के बाद। सो करंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। सो अगर मैं एक टाइम पीरियड की बात करूं तो एक टाइम पीरियड में इस ट्रेजेक्टरी के अलोंग कितना चार्ज गया है, क्यू। सो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या लिखोगे? क्यू बाई 2πr/v। हियर 2πr/v इज व्हाट? टाइम पीरियड। तो ये चीजें तुमने वहां भी करी होगी जब तुम लोग इलेक्ट्रॉन जब सर्कल में जाता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है मैग्नेटिज्म में, ये मैंने भी करवाया है। सो जस्ट टू रिकॉल यू। नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट तो तुम लोग सबको पता है कि जिस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव चार्ज मूव करता है वो करंट का डायरेक्शन है, और जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है उससे ऑपोजिट करंट के डायरेक्शन को लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि करंट तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। इट हैज डायरेक्शन बट स्टिल इट्स नॉट अ वेक्टर, बिकॉज वेक्टर होने के लिए दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा कि डायरेक्शन तो होना चाहिए बट इट शुड फॉलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, जो कि करंट फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट वेक्टर नहीं है। डन। अब चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो तुम्हें बताना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा। अगेन मैंने मिनिमा और मैक्सिमा किसी भी फंक्शन का निकालने के लिए इलेक्ट्रोस्टैट के रिवीजन में भी बताया है कुछ 2 और 3 दिन पहले। तो आई होप यू पीपल विल डू इट। आई विल जस्ट गिव यू 1 minute. Everyone get on to this question and let me know what you are getting. Okay, चलो। कोई भी फंक्शन का मिनिमा या मैक्सिमा कैसे निकालते हैं? उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उस टर्म में उसको 0 से इक्वेट करते हैं, उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन करते हैं और चेक करते हैं कि जो जो वैल्यूज आए थे 0 लेकर, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशियल को जब तुमने 0 से इक्वेट किया यू विल गेट सम वैल्यूज, उस वैल्यूज को अब सेकेंड डिफरेंशियल में पुट करो। अगर सेकेंड डिफरेंशियल ग्रेटर देन 0 है तो उस वैल्यू पे मिनिमा मिलेगा, और अगर लेस देन 0 है तो उस वैल्यू पे मैक्सिमा मिलेगा। और अगर एक ही वैल्यू मिल रहा है 0 से इक्वेट करने पर, तो क्वेश्चन में जो भी दिया है मिनिमा दिया है तो उस वैल्यू पे वो मिनिमा ही होगा, उससे फर्दर करने की जरूरत है नहीं चेकिंग, है ना, फर्स्ट चेकिंग पे ही एंड हो जाएगा। सो लेट मी नो व्हाट आंसर्स यू आर गेटिंग प्लीज। प्लीज सब लोग क्वेश्चन करोगे, ठीक है? सो क्वेश्चन करो और मुझे आंसर्स बताओ क्या है।
मिनिमम वैल्यू करंट का निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग करंट निकाल लो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो क्या आ रहा है सबका? If you will find current, current is what? dq by dt, rate of flow of charge। चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। सो आप करंट चार्ज को, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हुआ है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। सो करंट का वैल्यू क्या आएगा? अल्फा माइनस 2 बीटा t प्लस 3 गामा t स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। वी आर आस्क्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। आप देखो करंट का, टाइम के फंक्शन में करंट हमें मिल गया, इस फंक्शन का मिनिमा बताना है। मिनिमा या मैक्सिमा बताने के लिए सबसे पहले किसी भी फंक्शन का अगर निकालना है तो क्या करते हैं? उस फंक्शन को जो भी वेरिएबल के टर्म में दिया गया है, उस वेरिएबल के टर्म में उसको फर्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं। सो यहाँ पे आई टी के टर्म में दिया हुआ है, तो करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। व्हाट वैल्यू? अल्फा का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, -2 बीटा प्लस क्या लिखोगे? 6 गामा t। ये होगा फर्स्ट डिफरेंशियल। और फर्स्ट डिफरेंशियल को हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं और देखते हैं कि वेरिएबल का क्या क्या वैल्यूज आया है। सो अगर यहाँ पे देखोगे तो वेरिएबल t है और t का सिर्फ एक वैल्यू आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट डिफरेंशियल जो है वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है ना। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक की दो वैल्यू मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। सो t का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 बीटा/6 गामा, दैट इज योर बीटा/3 गामा। दिस इज, तो एक ही वैल्यू आया। अब अगर करंट का मिनिमा पूछ रहा है तो डेफिनेटली टी के इस वैल्यू पे करंट मिनिमम ही हो रहा होगा, मैक्सिमा का कोई क्वेश्चन ही नहीं है अब, ठीक है। सो नो यूज ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन। तुमसे पूछा मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट, सो करंट का मिनिमम वैल्यू कब होगा? t इक्वल टू बीटा/3 गामा। सपोज कर लो कि फर्स्ट डिफरेंशियल तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता, तो टाइम का दो वैल्यू आता, तब तुम्हें पता करना पड़ता कि कौन से वैल्यू पे मैक्सिमा होगा, कौन से पे मिनिमा होगा। उस केस में तुम्हें करंट को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ता, यानी कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाता? 6 गामा। देखो यहाँ पे सेकंड डिफरेंशिएशन ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, तो हमेशा ही ये फंक्शन जो करंट है, वो जो भी t का वैल्यू आया है उस पे क्या होगा? वो मिनिमम होगा, ठीक है। सो आई का वैल्यू t इक्वल टू बीटा/3 गामा पे आप निकाल लो, तो वैल्यू पुट करो अल्फा इन, सॉरी करंट का वैल्यू क्या आया था? ये अल्फा माइनस 2 बीटा, t का वैल्यू कितना है? बीटा/3 गामा और प्लस 3 गामा, t स्क्वायर कर दो, सो बीटा/9 गामा का स्क्वायर। सो ये देखो 3 टाइम्स से कट गया, और गामा, एक गामा यहाँ है, एक गामा यहाँ है, यहाँ पे गामा बचेगा। सो अल्फा माइनस 2 बीटा/3 प्लस बीटा/3 सो आंसर क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा/3। सो आंसर इज दिस। ओके, सो तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में भी सेम कॉन्सेप्ट पे किया था, यू शुड डू इट फास्ट। अब देखो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ ये कहता था कि अगर मेरा ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है V1 और V2, सपोज कर लो V1 इज ग्रेटर देन V2, देन करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो, करंट विल फ्लो लाइक दिस, एंड दिस कंडक्टर विल ऑफर सम रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो। तो ओम्स ने ये कहा था कि जो V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, और V इक्वल टू क्या होता है? IR। दिस इज योर ओम्स लॉ, ओके, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब देखो यहाँ पे VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। अगर तुम कंडक्टर के लिए, ओमिक कंडक्टर यानी कि ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, अगर उसके लिए V वर्सेस I का कर्व बनाना है, तो यहाँ पे देखो V/I क्या दिख रहा है? एक कांस्टेंट वैल्यू R है, यानी कि V y एक्सिस के लोग, I x एक्सिस R, y इक्वल टू RX। So this is a straight line curve passing from the origin. So VI characteristic for ohmic conductor, conductor that is following Ohm's law will look like this. बट तुम लोगों को मैंने पढ़ाया ये सेमीकंडक्टर में हमने क्या देखा कि जो करंट है, फॉरवर्ड बायस में करंट कुछ ऐसा था, रिवर्स बायस में अगर याद करो तुम लोग तो करंट कुछ ऐसा था। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, करंट स्ट्रेट लाइन नहीं है VI कर्व,
ठीक है, सो दिस इज नॉन ओमिक कंडक्टर। डन। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि ओमिक कंडक्टर का वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, तो ओमिक कंडक्टर का ऐसा होगा। नॉन ओमिक कंडक्टर का नॉट अ स्ट्रेट लाइन होगा, सिंपल, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। दैट इज। Now what happens when an electric field is applied across the conductor? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अभी अभी मैंने बताया तुम लोगों को कि अगर यहाँ पे V1 पोटेंशियल इसके अक्रॉस दिया गया और इसके अक्रॉस सपोज करो पोटेंशियल अप्लाई किया गया V2 सच दैट V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, अब तक तुम लोगों को इतना तो पता है कि मैं इस बात को बार बार स्ट्रेस करती आई हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो उस डायरेक्शन में होता है जिधर तुम्हारा क्या होता है, जिधर पोटेंशियल मैक्सिमम ड्रॉप करता है। तो देखो V1 इज ग्रेटर देन V2, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। और तुम लोगों को मैंने ये भी बताया है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई होता है तो क्या होता है, तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बट यहाँ पे हमें डायरेक्शन से ज्यादा मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि जब जैसे अगर तुम किसी भी कंडक्टर को जब तुम एक बैटरी से कनेक्ट करते हो तो इसके थ्रू करंट फ्लो होता है। कैसे होता है, तो बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस बैटरी हाई और लो पोटेंशियल इनके बीच डेवलप हुआ, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। डन। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर के चार्जेस को मूव करने में हेल्प करेगा, एंड दैट इज हाउ करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर। ओके, नाउ वेरी फर्स्ट थिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कंडक्टर के अंदर जो भी फ्री चार्जेज होते हैं वो बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, वो एक्सेलरेट भी होते हैं, बट ओवरऑल हम क्या कहते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट हो रहा है, जो हमारा फ्री चार्जेज है वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं। प्लीज बेयर दिस इन योर माइंड, अपने दिमाग में रखो कि कंडक्टर के अंदर अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल और when we connect a conductor to a battery what happens, कंडक्टर के अंदर जो भी फ्री चार्ज है वो ड्रिफ्ट करता है। ड्रिफ्ट करने का मतलब वो एक एवरेज वेलोसिटी से चलता है। तो सबसे पहला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एक एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, इसको याद रखना। ये कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं है, डन, कांस्टेंट वैल्यू है इसका, बट दिस इज नॉट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एनी फ्री चार्ज, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। नाउ इसका फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया था और बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसके डेरिवेशन में, ई टाउ बाई एम, और यहाँ पे माइनस साइन दिया गया था। माइनस साइन क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया है हमने, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट होगी, डन, इसलिए माइनस साइन था। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई टाउ बाई एम था। ई क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई ये कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। टाउ क्या होता है तुम्हारा, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का क्या मतलब था कि दो कोलिजन के बीच का जो टाइमिंग है, डन, यानी कि जब तुम्हारा फ्री चार्ज रिलैक्स स्टेट में चल रहा है, वो किसी से टकरा नहीं रहा, तो जितने टाइम तक वो किसी से टकराएगा नहीं उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, ठीक है। सो टाउ एंड एम इज व्हाट, एम इज योर मास ऑफ द चार्ज कैरियर, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, डन। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें ये याद रखना है कि जो टाउ है ये किस चीज का फंक्शन है, रिलैक्सेशन टाइम। सो रिलैक्सेशन टाइम इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इसको याद रखना। अब इसको याद कैसे रखोगे, दिमाग में ये सोचो कि जब भी कोई कंडक्टर को तुम हीट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो उसके अंदर के जो फ्री चार्जेज होंगे वो ज्यादा रैंडम हो जाएंगे, वो ज्यादा इधर उधर भागने लगेंगे, ठीक है। और जब कोई चीज ज्यादा रैंडम है तो उसके टकराने का चांस ज्यादा होगा, और अगर कोई चीज जल्दी जल्दी टकरा रहा है इसका मतलब कि रिलैक्स होने का टाइम बहुत कम है। सो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घटेगा। और इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि रिलैक्सेशन टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा टाउ घटेगा, तो वीडी भी तुम्हारा क्या होगा, घटेगा। इससे क्वेश्चन तुम्हारा 2023 में आया है, ठीक है। सो हाउ विथ टेम्परेचर ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंजेस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल चेंज बिकॉज रिलैक्सेशन टाइम इज चेंजिंग, ओके। चलो नाउ यहाँ पे वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो करंट हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने करंट पढ़ा V इक्वल टू आई आर, ये मैक्रोस्कोपिक टर्म में पढ़ा। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है कंडक्टर के क्रॉस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस पता है तो आई निकाल सकते हैं। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक टर्म पे करंट का फॉर्मूला देना था तो क्या था, ए एम ई वी टी, ठीक है। ये हमारा करंट का फॉर्मूला है,
VD का वैल्यू जानते हो, ई टाउ बाई एम, सो दिस इज I इक्वल टू दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैं 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, सभी लोग मुझे आंसर जल्दी से बताओ। एंड दिस केम इन 2023, ओके, जस्ट नाउ आई सेड ना कि जी में आया है क्वेश्चन, तो जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है तुम लोगों को, फास्ट। अच्छा, इसमें से कौन सा सही लग रहा है अभी? कोई भी एक सही लगा है तो वो भी मुझे टाइप करके बताओ जल्दी से। कम ऑन। जयदीप, उदय, शुभम, यस कम ऑन। ओके, मैंने वीडियो ऑफ किया है सो दैट नेटवर्क शायद वीक है इसलिए। एक ऑब्वियस आंसर बताओ यार, तुम लोग टाइम को किल करते हो, पता है। वी कैन डिस्कस अ लॉट मोर इन दिस टाइम, प्लीज हेल्प मी। क्या कर रहे हो तुम? शुभम, हाँ। एक आंसर जो इसे सही लग रहा है वो ये है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। वेरी गुड। सो ए तो सही है। अब दूसरे एस्पेक्ट को हमने अभी डिस्कस नहीं किया, डन। सो अगर तुम लोग को याद होता तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग कैसे लिख रहे थे, ई टाउ बाई एम। और देखो मैंने डायग्राम क्यों बनाया, उसका एक सिग्निफिकेंस था। मैंने ऐसे कंडक्टर दिखाया तुम लोगों को, यहाँ पे V1 दिया, यहाँ पे V2 दिया, V1 ग्रेटर देन V2 था, उसकी वजह से इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। और कंडक्टर का लेंथ ले लो L, तो V इक्वल टू क्या होगा, E इंटू एल होगा ना। E को क्या लिखोगे, E को क्या लिखोगे, E को लिखोगे V बाई एल, तो E को ऐसे लिख सकते हैं ना, डन। अगर आप यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह अगर पोटेंशियल डिफरेंस लेते हो, तो व्हाट थिंग्स यू विल गेट, ई वी टाउ बाई एम एल। तो देखो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये तो दिख रहा है। सो लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब एक चीज ध्यान से देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वेशन में कहीं भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं आ सकता। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, जस्ट हैव दैट इन योर हेड, ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नो, इंडिपेंडेंट। सो दिस इज रॉन्ग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डजंट डिपेंड ऑन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, नो इट डिपेंड्स ऑन दिस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, ये भी गलत है। Drift velocity is inversely proportional to length. Yes. So this is correct. This is correct. Drift velocity, no, it doesn't increase. A is correct, then E will be incorrect automatically. So 1 and D are correct. So option will be, correct option will be your B. चलो अब ये जल्दी से सॉल्व करके बताना, 1 minute again I am giving you, not more than that you require. Calculation भी fast होना चाहिए, please do it. अच्छा, रेजिस्टिविटी पूछा है, तो तुम लोग शायद इसका फॉर्मूला पता नहीं होगा, तो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा पहले रख दिया, बट ठीक है। यहाँ पे हमने अभी भी डिस्कस किया ना, I इक्वल टू ए एन ई वी डी किया ना। और इसी से हम लोग एक चीज को डिराइव कर सकते हैं, V इक्वल टू आई आर भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर I का वैल्यू तुम रखते हो ये वाली, तो R का एक वैल्यू निकाल सकते हो और वहां से रो निकाल सकते हो, दैट इज रेजिस्टिविटी। सो रो इज इक्वल टू व्हाट, इट इज जैसे कंडक्टिविटी सिग्मा होता है तुम्हारा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ठीक है। सो रो क्या हो जाएगा, रो होगा 1 बाई सिग्मा, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, सो दिस इज द फॉर्मूला।
डन। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये होगा, मास ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन, ई इज द चार्ज ऑफ electron and tau is what? Relaxation time. So everything is given in the question. Calculate rho. Again, this is a very important formula, तो याद रखना, इधर सिग्मा का वैल्यू याद रखो या रो का। सिग्मा होता है एन स्क्वायर टाउ बाई एन, हैव इट इन योर हेड। तो जल्दी से आंसर बताओ क्या आ रहा है। यस, पुट द वैल्यूज। अब देखो ये वैल्यू पुट करने में भी तुम लोग टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिखोगे, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। एन इज व्हाट, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज योर दिस हियर। ठीक है, सो दैट इज 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28। इज व्हाट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, उसका स्क्वायर करो। सो 1.6 का स्क्वायर 2.56, 10 टू द पावर माइनस 38, क्योंकि 19 का स्क्वायर किया है हमने। और दिस इज 25 फेम्टो सेकेंड। 1 फेम्टो सेकेंड में कितना सेकेंड होता है, 1 फेम्टो सेकेंड में 10 टू द पावर माइनस 15 होता है, सब याद रखो, माइनस 15 सेकेंड। अब आप इसको सॉल्व करो फटाक से। 8.5 इंटू 2.56 अगर करोगे तो नियर अबाउट 21 आएगा। ठीक है, सो 9.1 बाई 21, यहाँ पे 25 है। जहां भी 25 होता है, मेरा फेवरेट थिंग ये है कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर भी इंटू 4 कर लो। 25 इंटू 4 करोगे 100 हो जाएगा। सो और यहाँ पे 4, सो दिस इंटू 4। अब सारी चीजें 100 में है, 10 के पावर में है। So this is 10 to the power minus 31. This is 28 minus 38. So this is how much? Minus 38 और 28. So minus 10 बचा। Minus 10 को माइनस 15 करोगे तो कितना होगा, माइनस 25। और यहाँ पे 100 और है तो माइनस 23। ठीक है, एंड माइनस 23 है तुम्हारा नीचे, और ऊपर है कितना, माइनस 31। सो हाउ मच इट विल बिकम, 10 टू द पावर माइनस 8। So 9.1 into 4, this is 36 something divided by 21 into 10 to the power minus 8. And this is what? This is your greater than 1 but less than 2. So this is 1 into 10 to the power minus 8 something. Done. So correct answer should be this. Okay, do fast. अब देखो रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू रो एल बाई एल। मैंने ये क्यों डायग्राम बनाया है, इसका एक ही सिग्निफिकेंस है कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो एरिया तुम्हें कौन सा लेना है। एरिया वो लेते हैं जो करंट के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होता है। सो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगा। अगर मेरा करंट ऑपोजिट, अगर ऐसे फ्लो करता करंट सपोज, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर्व्ड एरिया लेना होगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम। कीप दिस इन हेड व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस। डन। अब आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट, सो डू सॉल्व इट। एंड ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले भी मैंने करवाया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक ये है कि जब भी कोई वायर को तुम कंप्रेस करते हो या स्ट्रेच करते हो, जो चीज कांस्टेंट रहता है वो है तुम्हारा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, सो इसका कॉन्सेप्ट यही है। इस चीज को ध्यान में रख के क्वेश्चन को बनाओ। यस, कम ऑन। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना तुम लोगों को। अगर कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, जो कि परपेंडिकुलर टू करंट होना चाहिए, यहाँ पे उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, आर को क्या लिखोगे, रो एल बाई ए। डन। सो ये फॉर्मूला यूज करो। स्टिल आई एम वेटिंग फॉर सम आंसर्स, प्लीज लेट मी नो।
ये सारे 2022 या 23 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एंड दिस वन इज फ्रॉम 23। यस, इस कॉन्सेप्ट से हर साल क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसलिए मैंने लिया है यहाँ पे। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, बहुत इजी है यार। R इक्वल टू रो, मैंने बोला ना वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो एक काम करो, यहाँ पे A है, A इंटू एल कर लो, तो इंटू एल यहाँ भी कर लो। रेजिस्टेंस रो बाई वॉल्यूम इंटू एल स्क्वायर। अब देखो अगर तुम्हारे पास कोई रॉड है, अगर तुम उसको खींच रहे हो तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जैसा कि मैंने कहा। रेजिस्टिविटी तो नहीं बदलेगा क्योंकि मटेरियल तो सेम है। सो व्हेन वी आर स्ट्रेचिंग और compressing the rod, rho by v will remain constant. So resistance directly किससे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एल स्क्वायर का, है ना, एल स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो R1 तुम R1 बाय R2 क्या लिखोगे, L1 का स्क्वायर बाई L2 का स्क्वायर, सिंपल। R1 कितना है तुम्हारा 160, R2 हमें नहीं पता, L1 क्या है, L ले लो, L2 क्या है 1/4 ऑफ इट्स लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। तो ये कितना हो जाएगा, L बाई 4 का स्क्वायर, सो L स्क्वायर बाई 16, डन। सो R2 इज इक्वल टू हाउ मच, 10 ohm, R2 is how much, 10 ohm. So correct answer will be what, this. Please remember it, जब भी तुम्हारा स्ट्रेचिंग ऑफ द वायर है, कॉम्प्रेसिंग, जो भी लेंथ बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, एरिया घटा रहे हो बढ़ा रहे हो, कांस्टेंट क्या रहेगा, वॉल्यूम। और उस केस में जो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज करोगे वो कुछ ऐसे यूज करना, ठीक है, तो क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन है, जस्ट सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके यू कैन सॉल्व इट, एंड इट आल्सो केम इन जी 2023 इन अनदर शिफ्ट, ठीक है। सो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस पूछा है, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में तुम लोगों को बोला था कि अगर परसेंटेज 5 से कम है, 1 2 3 ऐसा है, तो हम लोग एरर मेथड यूज कर सकते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। सो वो हमने डिस्कस किया था। अब जल्दी से आंसर इसका बताओ। यहाँ पे भी हम लोग लेंथ को ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो रेजिस्टेंस का वो फॉर्मूला यूज करो जहां पे सारी चीजें कांस्टेंट हो और रेजिस्टेंस सिर्फ लेंथ पे डिपेंड कर रहा हो, ठीक है। तो वैसे यूज करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम ओरिजिनल फॉर्मूला रो एल बाई ए यूज कर रहे हो ना, तो लेंथ चेंज होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज होगा, सच दैट वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो क्यों ना फॉर्मूला को वॉल्यूम के टर्म में लिखे, जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो इस क्वेश्चन के लिए भी वैसे ही जाओ। चलो, हार्दिक, शुभम, मनीष, जयदीप, उदय और विजेंद्र, क्या हाल चाल है? एकदम चुप बैठे हो तुम लोग, बट बैठे हो ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ तो बोलो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, रेजिस्टेंस लिखोगे रो बाई वॉल्यूम इंटू एल स्क्वायर। अगर लाइक तुम्हारे पास एक कंडक्टर है और इसी कंडक्टर को तुमने 0.4% उसकी लेंथ को लार्ज किया है, कंडक्टर सेम है, सो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, रो सेम है। सो रेजिस्टेंस का अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो ये कांस्टेंट है, डन। सो अगर तुम देखो तो रेजिस्टेंस डेल्टा आर बाई आर क्या होगा, 2 डेल्टा L बाई L होगा। एरर में हमने क्या पढ़ा है, एरर में हमने पढ़ा है ना, अगर कोई भी क्वांटिटी P ए का, एक्स का पावर ए पे डिपेंड कर रहा है, वाई का पावर बी पे डिपेंड कर रहा है, जेड का पावर सी पे डिपेंड कर रहा है, और सपोज कर लो कोई कांस्टेंट के, सो डेल्टा P बाई P को क्या लिखोगे,
A delta x by x प्लस B delta y by y एंड प्लस C delta z by z, k तो कांस्टेंट है सो नथिंग, प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे C delta z by z, ऐसा ही लिखोगे ना। यानी कि जो रिलेटिव एरर है वो ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे रिलेटिव एरर को परसेंटेज चेंज की तरह दिखा सकते हैं ना, क्योंकि जो हमारा लेंथ का चेंज है, क्योंकि एरर क्या होता है, एरर छोटा होता है। सो एरर के केस में हम फॉर्मूला ऐसा यूज करते हैं। देखो मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट में भी किया था हमने, तुम लोग फॉलो नहीं कर रहे हो सही से। सो एरर छोटा होता है, उस केस में हम लोगों ने इस तरह से रिलेटिव एरर निकाला था। इसको परसेंटेज ऑफ पी भी बोल सकते हैं ना, परसेंटेज चेंज इन पी भी तो इसको बुला सकते हैं ना, इंटू 100 करके। डन। सो अगर मेरा परसेंटेज चेंज छोटा है तो एरर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप यूज कर जाओ, डेल्टा आर बाई आर कितना है निकालना है। सो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 कितना होगा, 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। सो दिस इज परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ 0.4% है ना। सो परसेंटेज चेंज इन रेडियस, सॉरी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.8%। क्वेश्चन इज टू इजी। हाँ, फॉलो दिस थिंग्स प्लीज, जो भी करवा रही हूँ। देखो तुम लोग का एक टारगेट होना चाहिए, क्लास में जो क्वेश्चन हो गया उसको भी गो थ्रू कर लो। उसके बाद 23 के जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, प्लीज फॉर दैट चैप्टर गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन, वो बस कर लो। उतना भी कर लोगे तो बहुत होगा अभी के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन को ध्यान से करो, 1.5 मिनट दे रही हूँ, दो यू डोंट रिक्वायर मच टाइम अगर तुमने प्रैक्टिस कर रखा है तो। बट या दिस क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन, सो डू इट। गुड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बहुत इजी है। तो करके बताओ एनीवन। ओके वेरी गुड। ओम, बहुत बढ़िया। रेजिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स निकालना है, ठीक है। कम ऑन एवरीवन एल्स। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है a, और एक और ऐसे कुछ स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है b, और इनके बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस में तुम्हारा एक मटेरियल रखा गया है जिसका रेजिस्टिविटी क्या है, रो है, ठीक है। सो हमें ये बताना है कि इस रीजन का रेजिस्टेंस क्या होगा। डन। सो दिस इज अ स्फेरिकल कंडक्टर, इतने रीजन में उस कंडक्टिंग मटेरियल का प्रेजेंस है। हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या है, रो एल बाई ए। अब देखो, रो तो हमें पता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लेंगे, उससे पहले हम ये देखेंगे कि करंट फ्लो कैसे करेगा, ठीक है। सो कुछ गिवन नहीं है तो हम ये मानेंगे ना कि एक एंड से करंट चलना स्टार्ट होगा, एक एंड ऑफ स्फीयर तुम्हारा V1 पोटेंशियल पे होगा, दूसरा V2 पे होगा, ठीक है। और करंट कैसे फ्लो करेगा, हाई टू लो पोटेंशियल, अगर V1 ग्रेटर देन V2 है तो करंट तुम्हारा ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। सो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। अब हमें पता चल गया करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कोई भी, जैसे ऐसा, इसको फिर से बना लो, स्मॉल को ऐसे रखो। अगर मैं कोई भी एक बीच में एक रीजन लेती हूँ ऐसा,
इसके थ्रू करंट ऐसे जा रहा होगा। तो सपोज कर लो मैंने एक आर रेडियस का एक स्फेरिकल स्फीयर लिया, हॉलो स्फीयर लिया, जिसका थिकनेस क्या है, इसका थिकनेस मान लो कितना है, dr है। सो इसका थिकनेस है dr। डन। अब देखो इसके थ्रू क्या होगा, करंट पास करेगा। अब यहाँ पे जैसे जैसे करंट आगे की तरफ जाएगा, जो वो हॉलो स्फीयर इनकाउंटर करेगा उसका रेडियस अलग अलग होगा, ठीक है। सो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट फिक्स्ड, इट इज वेरिएबल। सो रेजिस्टेंस पहले हम कोई भी एक स्मॉल स्ट्रिप के लिए निकालेंगे, कोई भी एक स्फीयर के लिए निकालेंगे, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम रेडियस ए टू रेडियस बी, क्योंकि ए से बी के रीजन के बीच में ही हमारा क्या है, वो मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है। सो इसके लिए निकाल कर देखते हैं पहले, इसका लेंथ कितना है, करंट कितने लेंथ से पास कर रहा है, इतने लेंथ से पास कर रहा है यहाँ पे, दैट इज डी आर। सो यहाँ पे रो डी आर, एरिया क्या लोगे, एरिया ऑफ हॉलो स्फीयर क्या लोगे, 4 पाई आर स्क्वायर, सिंपल। सो दिस इज अ स्मॉल एरिया, स्मॉल रेजिस्टेंस, सॉरी। अगर आपको यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, इसको इंटीग्रेट कर दो, रो बाई 4 पाई को बाहर ले लो, डी आर बाई आर स्क्वायर ए टू बी। अब तो सिंपल है ना, इसको क्या लिखोगे, रो बाई 4 पाई, इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 बाई आर ए टू बी, एंड दिस आंसर विल बिकम रो बाई 4 पाई 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए, विथ माइनस साइन आउटसाइड, अगर माइनस साइन को अंदर ले जाओगे तो 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। सो करेक्ट आंसर विल बी वॉज बी। ओके, सो उस केस में हमने सारे ही फॉर्मूला, रेजिस्टेंस से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं हमने सारे देख लिए। अब देखो अनदर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, यहाँ पे ही मैं डिस्कस करने वाली थी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक है। सो अब ध्यान से देखो, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या लिखे हो, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। यहाँ पे V I का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, A एनी वी डी इंटू आर, आर का वैल्यू क्या लिख सकते हो, रो एल बाई ए, ठीक है। ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ए तुम्हारा क्या हो गया, कैंसिल। अब V को तुम क्या लिख सकते हो, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हो, E इंटू एल, अगर E है इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो एन ई, VD को क्या लिख सकते हो, ई टाउ बाई एम इंटू यहाँ पे रो होगा। अब देखो E और अच्छा L भी था यहाँ पे, ठीक है, L कैंसिल होगा और E कैंसिल होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास बचा रो का वैल्यू क्या है, m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, यहाँ से इसको निकाल सकते, ठीक है। सो ये तो मैंने लिखा, अगेन मैंने लिखा अनदर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को एक तो हम लिखते हैं V इक्वल टू आई आर मैक्रोस्कोपिक टर्म में, माइक्रोस्कोपिक टर्म में क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो लिखेंगे क्या, एक काम करो, V इक्वल टू क्या लिख रहे हो, आई आर को क्या लिख सकते हैं, रो एल बाई ए। नाउ आई बाई ए को क्या लिख सकते हैं, करंट पर यूनिट एरिया, इसको कहते हैं क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, ठीक है। आई बाई ए को क्या लिखोगे, करंट डेंसिटी। सो इसको लिखो J, करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो आई बाई ए बिकेम J रो एल। अगेन V को क्या लिख सकते हो, ई एल, अब ये J है, रो है, L है, L कैंसिल होगा, J इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 बाई रो ई, एंड J इक्वल टू सिग्मा ई। अब आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो अगर मैं साइन डालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, सॉरी करंट डेंसिटी का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया क्या है, एक वेक्टर है। डन। सो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। जैसे कंडक्टर को अगर तुम ऐसे ले लो, अगर करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो आई बाई ए करोगे करंट डेंसिटी निकालने के लिए, सो आई डिवाइडेड बाई कौन सा एरिया, जो करंट से परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एरिया, और इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही नॉर्मल के अलोंग ही होगा ना, समझ रहे हो। सो J equal to I by A, where J is a vector quantity and its direction is along the direction of area vector. Okay, so J equal to sigma I, this is another forms of Ohm's law. ये Ohm's law का another form है। रो का ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना,
यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। टाउ किस चीज पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे नहीं करता, लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा, क्योंकि टाउ हमारा क्या होगा? टाउ भी घटेगा। चलो डन है। नाउ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? तो आर, अगर सपोज कर लो इनिशियली ये कंडक्टर था, आर नॉट इसका रेजिस्टेंस था एट टेम्परेचर टी नॉट, तुमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, टी नॉट से टी कर दिया, ठीक है, इसको हीट दिया हमने, टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? अभी देखो, रो इक्वल टू हमने क्या लिखा है? m बाई एन स्क्वायर टाउ लिखा ना। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ क्या होगा? घटेगा। टाउ घटेगा मतलब रो बढ़ेगा। रो बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, है ना। और टेम्परेचर बढ़ने से टाउ घटता है, टाउ घटने से रो बढ़ेगा, रो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सो आर का वैल्यू क्या लिखोगे? आर नॉट 1 प्लस अल्फा, अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, अल्फा डेल्टा टी, जहां पे डेल्टा टी क्या होगा? टी माइनस टी नॉट, चेंज इन टेम्परेचर। सो दिस इज हाउ इट इज रिटन। यहां से क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आया है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड या फिर सब्जेक्टिव। तो देखो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था यहाँ पे, जल्दी से इसको करो विद इन 1 मिनट, ठीक है। जल्दी से मुझे बताओ आंसर्स क्या आएंगे। ओके ओम, वेरी गुड। अदर्स कम ऑन। देखो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें दिमाग में रखनी है ना, वो है तुम्हारा पवन। वेरी गुड। वो है मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने का मतलब ही क्या हुआ? ऐसा रेजिस्टेंस जिस जो टेम्परेचर से ज्यादा चेंज नहीं, स्टैंडर्ड है मतलब वो उसको किसी भी कंडीशन में थोड़ा बहुत इधर उधर रखो तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड रेजिस्टर, ठीक है। यानी कि उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर से ज्यादा वैरी नहीं करने चाहिए। डन। सो पहला स्टेटमेंट लिखा है, alloys such as constantin and manganene are used in making a standard resistance coil, that is given in your NCERT। सो हाँ, इसका यूज हम करते हैं, ये सत्य है, और ये सत्य तुम तब जानोगे जब तुम बुक्स को पढ़ोगे। सो नहीं भी पढ़े हो तो अभी के लिए याद रखना, ये दोनों मटेरियल का हम यूज करते हैं अलॉयज का फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। क्यों स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए इन्हीं का यूज होता है? क्योंकि कॉन्स्टेंटिन एंड मैग्नीन हैज अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि अल्फा यहाँ पे वेरी लेस होता है। और अगर अल्फा लेस होगा तो आर इक्वल टू आर नॉट क्या लिखा है हमने? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिखा है ना। और यहाँ पे देखो, अगर आर माइनस आर नॉट करोगे तो आर नॉट अल्फा डेल्टा टी बचेगा। चेंज इन रेजिस्टेंस वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, है ना। और अगर अल्फा छोटा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज नहीं करेगा, डन। सो इनका अल्फा जो होता है वो काफी कम होता है, इसलिए ये इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। Done. So assertion A is correct. Reason is correct, and reason explains why alloys like this is used. So both A and R are true, and R is the correct explanation of A. So correct option will be A. यहाँ से एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो है तुम्हारे ग्राफ से। तो ग्राफ में क्या पूछ सकता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ उसका ग्राफ कैसा होगा। डन। सो अगर हमने ग्राफ किसका देखा? रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का नहीं, यहाँ पे रो होना चाहिए, ठीक है। हम लोग रेजिस्टिविटी का ग्राफ बना रहे हैं। डन। तो ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में पूछता है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कॉपर इज अ मेटल, सो उसका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर से कैसे चेंज होता है? पहला ग्राफ है, ठीक है। ये है तुम्हारा अलॉय निक्रोम है, उसका रेजिस्टिविटी ऐसे चेंज होता है। दिस आर फैक्ट्स,
जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इससे क्वेश्चन आया है एक दफा, तो आ भी सकता है, इसलिए मैंने ये ग्राफ को इंक्लूड किया। अब देखो ये थर्ड ग्राफ जो है वो तुम्हारा सेमीकंडक्टर का है, डन। और सेमीकंडक्टर में हमें पता है, मैंने पढ़ाया भी है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी घटता है, कंडक्टिविटी बढ़ता है। सो दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट विथ ऑल दीज टू ग्राफ्स। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा। और कंडक्टर के केस में हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी घटता है क्योंकि इंट्रोपी बढ़ जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में वो जस्ट ऑपोजिट होता है, रीजन भी नो, क्योंकि सेमीकंडक्टर मैंने पढ़ाया तुम लोगों को। सो ये 3 ग्राफ तुम लोग याद रखना। प्लस अगर ग्राफ में तुमसे ये पूछता है कि यहां से अगर पूछता है कि कंडक्टर के लिए आर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाओ, तो इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। और ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, डन। सो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे आर इक्वल टू क्या लिखोगे, ध्यान से देख लो, आर इक्वल टू क्या लिखोगे, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। सो हियर इज द टेम्परेचर, आर वर्सेस टेम्परेचर अगर दिखा रहे हो तो एक इंटरसेप्ट भी है। सो आर वर्सेस टी का ग्राफ फॉर कंडक्टर विल बी स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये याद रखना। और ये 3 ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है। नाउ कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन 2021 में आया है, ठीक है। 22 में भी था और अभी के करंट सिलेबस में भी है तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में। तो इसमें करना क्या है, इसमें कोई लॉजिक तो लगाना नहीं, बस याद रखना है। तो वो कुछ ऐसा दिख सकता है रजिस्टर। अब इसके कलर्स को देख के तुम्हें बताना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या है। तो लेफ्ट, तो सबसे पहले जो फर्स्ट होगा मल्टीप्लाई और थर्ड टॉलरेंस वो करो, एक कलर दो होता है, इस कलर का वैल्यू 1 होता है, इसका 4 होता है। अब ये तुम्हारा टॉलरेंस गोल्ड है, गोल्ड का शायद 5% होता है, डोंट रिमेम्बर आल्सो, ये काफी महंगी का चीज है। तो मैंने ये वैल्यू जिसकी दी मैं तुम्हारे लिए वैल्यू बनते लिख सकूं। तो पहला जो है उसका डिजिट फर्स्ट डिजिट लेगा, वैल्यू का फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट लेगा 1, सब डिजिट मल्टीप्लाई होगा इनटू, तो 10 का पावर 4, और फोर्थ जो है वो तुम्हारा प्लस माइनस 5% रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि देखो जो डिजिट को रिप्रेजेंट करता है ब्राउन 1 जो हुआ है, क्लास में तुम लोगों को बताया था एक शॉर्टकट, ब्राइट बॉयज ओवर यंग गर्ल्स बट
Okay, I got disconnected. Sorry. एक सेकेंड, जस्ट गिव मी सम टाइम. सो कहाँ तक मैं ऑडिबल थी, जल्दी से बताओ सब लोग. यस, फास्ट प्लीज. Am I audible now? Please, we are having only some minutes. Please let me know fast. ओके पवन, ठीक है. सो ये जो वैल्यूज है ना वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे. डन. और एग्जाम से एक दिन पहले ये काम करना है. डन. ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भूल जाओगे. सो द बेस्ट थिंग इज व्हाट, ये वाला जो चीज है ना उसको याद रखना. ब्राइट बॉयज, बी विल स्टैंड फॉर, अगेन दो बी आ रहा है, ब्लैक दूसरा ब्राउन है. ठीक है. So and R is red, O is orange, Y yellow, G is green, B is blue, and V is violet. G is what? G is your gray, and W is what? White. Again, gold के लिए तुम्हारा टॉलरेंस कितना होता है? 5% होता है, ये याद रखना. सिल्वर के लिए होता है 10%, और कोई कलर ना हो तो 20%. ये तीन चीज तो याद रखना. उसके बाद ये कलर के लिए ये सारी चीजें याद रखना. रीडिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे. डन. और पहले को पहला डिजिट, दूसरे को दूसरा डिजिट, तीसरा मल्टीप्लायर होगा और लास्ट वाला टॉलरेंस होगा, दैट इज एरर. ठीक है. इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? पावर. तो पावर का सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही दिखेगा सर्किट में. पावर को बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बट पावर का फॉर्मूला क्या होगा? अगर पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस वी है और अगर सर्किट से करंट आई जा रहा है, यानी कि इसके थ्रू अगर करंट आई जा रहा है, तो पावर गेटिंग कंज्यूम्ड और गेटिंग like power coming out of this battery will be equal to how much? V into I. Again you can rearrange the formula. V को I R लिख के इसको फिर से rearrange कर सकते हो. So this is just the formula. अब देखो गैल्वेनोमीटर को हमने यहाँ पे मैंने पढ़ाना चूज किया क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं 22 में भी और 23 में भी. तो आई विल जस्ट टेक 1 मिनट और 2 मिनट. सो गैल्वेनोमीटर में तुम्हें बेसिक चीज क्या याद रखनी है? गैल्वेनोमीटर में तुम्हें ये याद रखना है कि गैल्वेनोमीटर बना किससे? कॉइल से. ऐसे 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 कॉइल से बना है, और ये कॉइल एक पॉइंटर से अटैच्ड होता है. ठीक है. और ये जब इस कॉइल के थ्रू करंट जाता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट तुम लोग पढ़े हो. जब कॉइल में करंट जाएगा तो यहाँ पे क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा, एम क्रॉस बी. ठीक है. और एम क्या होता है? आई इंटू ए होता है. सो एम क्रॉस बी टॉर्क लगेगा, और उसी टॉर्क की वजह से ये जो निडल है वो मूव करेगा. और ये कितने एंगल से मूव करेगा हमें वो निकालना होता है. सो देखो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? लाइक इसमें करंट तुमने फ्लो करवाया, ये निडल डिफ्लेक्ट करेगा. जितना स्ट्रॉन्ग करंट होगा उतना स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन होगा. दैट इज सिंपल. अब हमें अगर डिफ्लेक्शन का वैल्यू निकालना है तो इसका टॉर्सियोनल कांस्टेंट एक होता है के. और अगर सपोज कर लो आई करंट के लिए थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है, तो के थीटा को क्या लिखोगे? टॉर्क के बराबर एम क्रॉस बी, एम इंटू बी लिखोगे. और एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट. तो अगर एक टर्न होता कॉइल का, और कॉइल एक टर्न ऑफ कॉइल का एरिया ए है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता आई ए. लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स ऑफ कॉइल्स होते हैं और सबका एरिया सेम होता है. ठीक है. यहाँ पे डिफरेंट दिख रहा है बट ए सेम होता है. डन. अगर एन टर्न्स है तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखोगे? एन आई ए. सो यहाँ पे होगा एन आई ए बी, दैट इज के थीटा. Done. And this is your what? This is your theta is what? Angle of deflection. यहाँ पे याद रखना, this theta is angle of deflection. यानी कि अगर गैल्वेनोमीटर में करंट आई गया है तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा होगा, और थीटा का वैल्यू कितना आएगा? एन ए बी बाई के इंटू आई. ठीक है. डन. और यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है. ए क्या है? सिंगल कॉइल का एरिया है. बी है मैग्नेटिक फील्ड जो इस रीजन में प्रेजेंट है. के क्या है? तुम्हारा टॉर्सियोनल कांस्टेंट. सो ओवरऑल फॉर अ सिंगल गैल्वेनोमीटर दिस इज कांस्टेंट. सो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. इसलिए जितना करंट स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा. ठीक है. दिस इज वन फॉर्मूला. एक टर्म आता है करंट सेंसिटिविटी. गैल्वेनोमीटर में ये डिफाइन होता है. सो करंट सेंसिटिविटी होता है तुम्हारा थीटा बाई आई. अभी भी हमने पढ़ा के थीटा कितना आया? एन आई ए बी. सो थीटा बाई आई क्या लिखोगे? अगेन अब ये सब फॉर्मूला है, एन ए बी बाई के. सो दिस इज करंट सेंसिटिविटी.
थीटा बाई ए इज व्हाट, करंट सेंसिटिविटी। अगेन क्वेश्चन आता है कि करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा कैसे सकते हैं। सो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने का सिंपल तरीका है, नंबर ऑफ टर्न्स को तुम क्या करो, बढ़ा दो। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बढ़ जाएगा, यानी कि वो थोड़े से भी करंट के लिए एंगल ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। So more sensitive to current. Done. So this is current sensitivity formula. Again एक और formula है, that is voltage sensitivity. तो current sensitivity हमने कितना पढ़ा, NA/B/K। अब अगर इसको वोल्टेज सेंसिटिविटी में कन्वर्ट करना है तो देखो मैं एक काम करूंगी, यहाँ पे I को R से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि इस पूरे गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। सो मैंने I इंटू आर कर दिया, तो ये वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ R किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा मुझे। So theta by V is equal to NAB by KR. This is your voltage sensitivity. Okay. Current sensitivity theta by I, voltage sensitivity theta by V. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से एक क्वेश्चंस आए हैं। तो वो कॉन्सेप्ट ये है कि अभी भी मैंने तुम लोगों को बोला कि अगर करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, इसको इंक्रीज करना है, तो मैं एन को इंक्रीज कर दूंगी, क्योंकि इसका वैल्यू क्या था, NAB/K, एन को बढ़ा दिया। तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी एन को बढ़ाने से बढ़ जाएगा? सो चलो मैं एन को यहाँ पे बढ़ाती हूँ। तो एन के बढ़ाने से अब क्या प्रॉब्लम होगा ना, कि नीचे रेजिस्टर है और जितना नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी होगा। यानी कि जब हम एन को बढ़ा रहे हैं तो आर भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। यानी कि जब एन को बढ़ाते हैं, एन को जब हम इंक्रीज करेंगे तो थीटा बाई वी हमारा क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा, ये नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एन के बढ़ने से आर भी बढ़ जाएगा। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। डन। सो आज के क्लास में मैं यहीं तक रखती हूँ। कल के क्लास में वी विल डू सम क्वेश्चन ऑन गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और उसके बाद वी विल डू कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अमीटर, वोल्टमीटर, एंड देन वी विल रीड सम सर्किट्स। डन। सर्किट्स का कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद दो ही डिवाइस हमें पढ़ना है, मीटर ब्रिज एंड व्हाट इज दैट, मीटर ब्रिज एंड बीटास्टोन ब्रिज। तो उसको मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगी। चलो, थैंक यू एवरीवन and thank you for staying and supporting and being responsive in the class. Thank you. Bye bye. Take care and yes, take care. टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बस 2022 और 2023 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं ना, जैसे अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका तुम सारा क्वेश्चन कर जाओ प्लीज। अगर आज के क्लास को फॉलो किया तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, सो डू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। डन, विदाउट टेकिंग एनी टेंशन। तो बर्डन लेना नहीं है, काम ज्यादा करना है। ठीक है, और अच्छे से नींद भी लो, स्लीप भी सही से लो, और खाना भी सही से खाओ, और शाम के टाइम पे सब लोग एक साथ बैठकर शाम का स्नैक्स भी करो। थोड़ा लाइफ में फन भी होना चाहिए, है ना, तब जाकर लाइट फील होता है इंसान को। तो बहुत ही अच्छे से रहो, ठीक है, विदाउट टेकिंग एनी टेंशन। डू रीड एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप एंजॉयिंग, कीप स्माइलिंग। चलो, बाय बाय, टेक केयर।